टाउस सबको समझ आ रहा है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही किसी को? आज हम क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। चलो, सबसे पहले रिवाइज करते हैं व्हाट एवर वी हैव डन सो फार, एंड फिर आगे चलते हैं। ये जी। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ एलएलपी, कि एलएलपी का क्या कॉन्सेप्ट क्या है। तो हमें हर क्वेश्चन में ये बताना है कि एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करने के लिए एलएलपी एक हाइब्रिड है या फिर ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है। ये किन दो चीजों का कॉम्बिनेशन है? ट्रेडिशनल पार्टनरशिप का एंड लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी का। हमें पार्टनरशिप वाला क्या फायदा मिलता है, इसमें क्या बेनिफिट मिलता है? फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑर्गेनाइजिंग इंटरनल स्ट्रक्चर। एंड कंपनी वाला क्या फायदा मिलता है हमें इसमें? लिमिटेड लाइबिलिटी। स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए बेस्ट चीज है अगर वो एलएलपी को यूज करें एज अ बिजनेस व्हीकल टू ग्रो देयर बिजनेस। सेकेंड चीज आया कि एलएलपी के फीचर्स क्या हैं, एलएलपी होती क्या है। तो एलएलपी के कुछ फीचर्स कंपनी के साथ मिलते हैं, कुछ फीचर्स पार्टनरशिप फर्म के साथ मिलते हैं, और कुछ इसके अपने यूनिक फीचर्स हैं। सबसे पहले ये कंपनी के साथ कैसे रिजेंबल करती है? ये कंपनी की तरह ही एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन मतलब कि चार बातें। सबसे पहले क्या है, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या? कि जो एलएलपी के मेंबर्स हैं, पार्टनर्स हैं, वो लायबल हैं अप टू द अग्रीड अमाउंट, एक कैपिटल कंट्रीब्यूशन के लिए। जो एलएलपी है वो अपने डेट्स के लिए खुद लायबल है अप टू द अमाउंट ऑफ एसेट्स अवेलेबल। सेकेंड, एलएलपी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग। एलएलपी इमूवेबल प्रॉपर्टी भी एक्वायर कर सकती है। एलएलपी कैन स्यू एंड बी स्यूड। ये हमारा फर्स्ट फीचर हो गया कि एलएलपी क्या है, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। सेकेंड पॉइंट, एलएलपी की भी कॉमन सील होगी, पर 2015 से ये जो कॉमन सील है ये ऑप्शनल है, इट इज नॉट मैंडेटरी। थर्ड पॉइंट, एलएलपी के बारे में क्या पढ़ा था हमने? कंपनी के जैसा क्या फीचर है? परपेचुअल सक्सेशन होगा। देन ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगी, सारे फाइलिंग की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, डॉक्यूमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की जाएगी। उसके बाद कुछ फीचर्स है पार्टनरशिप फर्म के जैसे। पार्टनरशिप फर्म के जैसा सबसे बड़ा फीचर क्या है? कौन सा फीचर है? बिजनेस। ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए बनाई जा सकती है, हम चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव के लिए इसे नहीं बनाते। देन जैसे पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड होती है, वैसे ही यहाँ पर एक सिमिलर चीज होती है एलएलपी अग्रीमेंट। यूनिक फीचर्स में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसका म्यूचुअल एजेंसी। जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें पार्टनर्स एजेंट्स होते हैं, एक दूसरे के भी और फर्म के भी। पर एलएलपी के केस में जो पार्टनर्स हैं वो एलएलपी के एजेंट तो हैं, पर एक दूसरे के एजेंट नहीं है। यहां से हमें समझ आया कि एलएलपी होती क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा कि एक्ट में क्या कुछ है। एक्ट में टोटल 81 सेक्शंस हैं एंड 4 शेड्यूल्स हैं, जिसमें से 4 शेड्यूल्स हमने अच्छे से याद करने हैं। फर्स्ट शेड्यूल में हमें यह बताया गया है कि अगर एलएलपी ने एलएलपी एग्रीमेंट नहीं बनाया तो क्या राइट्स एंड ड्यूटीज होंगे। वो राइट्स एंड ड्यूटीज वो कॉन्ट्रैक्ट्स है। पहला कॉन्ट्रैक्ट है पार्टनर्स का आपस का रिलेशनशिप, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है पार्टनर्स और एलएलपी का रिलेशनशिप। सेकेंड शेड्यूल, अगर कोई भी पुरानी पार्टनरशिप फर्म कन्वर्ट करवाना चाहती है अपना स्ट्रक्चर एलएलपी में, इसका प्रोसीजर सेक्शन नंबर 55 में लिखा हुआ है। थर्ड शेड्यूल, अगर कोई प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट करना चाहती है। फोर्थ शेड्यूल, अगर कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी करना चाहती है। इसका मतलब कि लिस्टेड कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। फिर हम लोगों ने कुछ डेफिनेशंस पढ़नी शुरू की। डेफिनेशंस में सबसे पहली डेफिनेशन आई हमारे पास एड्रेस। कहते हैं अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट सर्व करना है, पार्टनर का एड्रेस क्या होगा? पार्टनर का एड्रेस होगा इंडिविजुअल के केस में उसका रेजिडेंशियल एड्रेस, एंड बॉडी कॉर्पोरेट के केस में उसका रजिस्टर्ड ऑफिस। बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है? इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, हमने चार्ट भी बनाया था। सेक्शन 21D में हमें बताया गया है कि बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है। आगे हमें इसकी जरूरत भी पड़ेगी जब हम ये पढ़ेंगे कि पार्टनर बनने के लिए कौन एलिजिबल है, वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी।
तो बॉडी कॉर्पोरेट कौन होता है 2(1)D के अकॉर्डिंग? कोई भी कंपनी चाहे इंडिया में बनी चाहे आउटसाइड इंडिया, कोई भी एलएलपी चाहे इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है चाहे आउटसाइड इंडिया, एक्सक्लूडिंग सी से हमने 3 पॉइंट्स याद किए, कॉर्पोरेशन सोल, कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर जिससे भी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। वेरी नाइस। बिजनेस मतलब कोई भी ट्रेड सर्विस प्रोफेशन कोई भी एक्टिविटी। फाइनेंशियल ईयर वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन 2(1)L में हमें बताया गया कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। तो आमतौर पे तो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च ही होगा। अगर कोई एलएलपी नहीं बनी है तो जो उसका पहला फाइनेंशियल ईयर होगा वो होगा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से लेके 31 मार्च। बट अगर कोई एलएलपी आफ्टर 30 सितंबर बनी है तो उसका पहला फाइनेंशियल ईयर होगा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से लेके 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट टू फॉलोइंग ईयर, जो आने वाला साल है उससे भी नेक्स्ट 31 मार्च, वो वाले 31 मार्च होगा। कंपनी के केस में भी हम सेम चीज पढ़ेंगे 2 सबसेक्शन 42। कंपनी में फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन गिवन है 242 में, वहां पे बिल्कुल सेम कंटेंट आएगा बट वहां पे 30 सितंबर की जगह डेट क्या आएगी हमारे पास 31 दिसंबर। ठीक है। फॉरेन एलएलपी क्या होती है 2(1)M में बताया गया हमें कि फॉरेन एलएलपी क्या होती है। फॉरेन एलएलपी ऐसी एलएलपी है जो कि आउटसाइड इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया बट वो बिजनेस इंडिया में कर रही है। जरूरी नहीं कि आप इंडिया में बिजनेस करने के लिए फिजिकली प्रेजेंट हो, अगर आप इंडिया में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली भी प्रेजेंट हो तब भी हम आप लोगों को क्या मान लेंगे, फॉरेन एलएलपी मान लेंगे। 2(1)O एलएलपी अग्रीमेंट क्या होता है? एलएलपी अग्रीमेंट एक रिटर्न अग्रीमेंट है जो कि राइट्स एंड ड्यूटीज बताता है पार्टनर्स का एंड पार्टनर्स एंड एलएलपी का। अगर ये बनाना भूल गए तो हम लोग किसे रेफर करते हैं, शेड्यूल 1 को रेफर करते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था दैट वाज स्मॉल एलएलपी, सेक्शन 2(1)TA। स्मॉल एलएलपी क्या होती है? तो स्मॉल एलएलपी कोई फिक्स स्टेटस नहीं है कि ये स्मॉल एलएलपी है, जैसे प्राइवेट कंपनी फिक्स स्टेटस है, ये स्टेटस एवरी ईयर चेंज होता रहता है। तो डिपेंड करता है आपकी टर्नओवर के ऊपर और कैपिटल कंट्रीब्यूशन के ऊपर। तो जिस फाइनेंशियल ईयर की हम चेक करना चाहते हैं स्टेटस, उस फाइनेंशियल ईयर में कभी भी आपकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन 25 लाख को एक्सीड नहीं करनी चाहिए। मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 25 लाख। एंड जो टर्नओवर है वो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के देखते हैं, टर्नओवर कितना होना चाहिए मैक्सिमम 40 लाख। तो 25 लाख एंड 40 लाख इसके अकॉर्डिंग हम फाइनल डिसीजन लेंगे। टर्नओवर कौन से डॉक्यूमेंट के बेसिस पे देखा जाता है, सेस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी। हमें आगे पूरा एक्ट ही हमारे सिलेबस में है तो हमें आगे आएगा कि एलएलपी ने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं, वहां पे इस डॉक्यूमेंट के बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस लिमिट को गवर्नमेंट चेंज भी कर सकती है, कंट्रीब्यूशन को अप टू 5 CR एंड सेल को अप टू 50 CR। तो जब हम स्मॉल कंपनी पढ़ेंगे तब हम ना 4 नंबर याद रखेंगे। स्मॉल कंपनी क्या होती है, जिसमें जो टर्नओवर है अप टू 40 करोड़ एंड पेड अप शेयर कैपिटल अप टू 4 करोड़। और यहाँ पर हम लोग 5 नंबर याद रखेंगे कि मैक्सिमम कितना एक्सीड कर सकते हैं, 5 करोड़ एंड 50 करोड़। ठीक है, ये तब ज्यादा अच्छे से लिंक कर पाओगे। यहां तक किसी को भी कोई डाउट? अगर किसी ने बाई चांस फर्स्ट क्लास मिस की थी फिर भी सब कुछ आगे वाले टॉपिक समझ आएंगे, एक दूसरे के साथ लिंक्ड नहीं है। जो मिस हुआ है वो क्लास बाद में रिपीट करके आना, अभी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 क्लैरिफिकेशन देता है कि एलएलपी के ऊपर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लागू है। जो एलएलपी भी है ये एक टाइप की पार्टनरशिप है। तो शायद किसी कॉमन मैन को कंफ्यूजन हो सकती है कि हम पार्टनरशिप एक्ट वाले रूल लगाएं। तो सेक्शन 4 में सिर्फ ये बात लिखी हुई है, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट दैट सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, एक्सेप्ट जहां पे हमने खुद कोई रूल बोला हो उसको छोड़ के इंडियन पार्टनरशिप एक्ट विल नॉट अप्लाई टू एलएलपीज। ठीक है। इसका रेलेवेंस क्या है बच्चे? फॉर एग्जाम्पल जब हम इनकम टैक्स एक्ट पढ़ेंगे तो इनकम टैक्स एक्ट में ना एक पर्सन की डेफिनेशन गिवन है कि किस किस पर्सन के ऊपर इनकम टैक्स अप्लाई हो। अब इनकम टैक्स एक्ट बना था 1961 में और एलएलपी एक्ट कब बना है, 2009 से एप्लीकेबल हुआ। वैसे एक्ट का नाम है एलएलपी एक्ट 2008। तो अब क्या इसका मतलब कि एलएलपी को इनकम टैक्स पे ही नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि जब 1961 में एक्ट बना, क्या पर्सन की डेफिनेशन में एलएलपी आ रहा होगा? खुद कॉमन सेंस लगाओ, नहीं आ ही नहीं सकता क्योंकि एक्ट तो उससे पहले बने और इंडिया में एलएलपी जैसी चीज बाद में आई। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिखा फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी।
कि जो आप एक पार्टनरशिप फर्म के ऊपर रूल्स लगाते हो वो सेम रूल्स अप्लाई कर दो। जो रूल्स आप एक पार्टनरशिप फर्म के ऊपर लगाते हो इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए, बिल्कुल सेम रूल अप्लाई कर दो एलएलपी के ऊपर। बट और किसी चीज में ऐसा नहीं करना है, सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा होता है। तो आपको ये एक्ट क्लेरिफिकेशन दे रहा है, ये सेक्शन क्लेरिफिकेशन दे रहा है कि एलएलपीज के ऊपर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नहीं लगे। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 में हम डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी टू बिकम अ पार्टनर। एलएलपी में पार्टनर कौन कौन बन सकता है। लास्ट क्लास में हमने लोगों ने सिर्फ फर्स्ट फ्रेज पढ़ी थी इसकी कि कौन पार्टनर बनने के लिए एलिजिबल है। कहते कोई भी इंडिविजुअल बन सकता है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट बन सकती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या कोई सोसाइटी किसी एलएलपी में पार्टनर बन सकती है। सोसाइटी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है बाय द वे। तो सोसाइटी बन सकती है कि नहीं बन सकती। नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ लिखा कौन कौन बन सकता है, इंडिविजुअल एंड बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट कौन है? सिर्फ कंपनी और एलएलपी। और भी हम बहुत सारी तरह की चीजें होती हैं, ट्रस्ट भी होता है, सोसाइटी भी होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप भी है, पार्टनरशिप फर्म भी है, पर ये नहीं एलिजिबल। सिर्फ एलिजिबल है इंडिविजुअल एंड बॉडी कॉर्पोरेट। इसमें से भी कुछ लोग एक्सक्लूडेड है। कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो कि पार्टनर नहीं बन सकते। कौन कौन नहीं बन सकता? कहते अगर किसी पर्सन को कोर्ट ने अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया है, तो अगर कोर्ट में डिक्लेयर हो चुका है कि एक पर्सन अनसाउंड माइंड का है, तो जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी लिखा हुआ है कि पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो वो एलएलपी में पार्टनर भी नहीं बन सकता। नेक्स्ट, अगर वो एक अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट है। अब इस वर्ड को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। इंसॉल्वेंट के का मतलब तो सबको पता है। इंसॉल्वेंट का मतलब एक ऐसा पर्सन जिसकी लाइबिलिटी उसके एसेट से ज्यादा है, वो अपने लाइबिलिटीज पे नहीं कर पा रहा है। अनडिस्चार्ज्ड का मतलब क्या होता है? बच्चे जब कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है तो पहले तो वो बहुत देर तक ऑब्वियसली कोशिश करेगा कि वो अपने क्रेडिटर्स को टालता रहे कि थोड़ी देर बाद पेमेंट करूंगा, थोड़ी देर बाद पेमेंट करूंगा। शायद एक टाइम पे उसे रियलाइज हो जाएगा कि नहीं है मेरे बस का काम, मुझे लॉ की हेल्प लेनी चाहिए। तो अगर वो लॉ की हेल्प लेने जाता है, वो केस फाइल करता है, वो बोलता है कि मेरा बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हुआ, मेरे से कुछ गलत डिसीजंस हो गए जिसकी वजह से मैं बैंकरप्ट हो गया हूँ, अब आप मेरा सब लोगों के साथ सेटलमेंट करवा दो। तो कोर्ट उसके लिए एक ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट करता है। वो जो लिक्विडेटर है वो कहता है ठीक है आज से तूने कोई काम नहीं करना, तुम्हारे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए मैं ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं सारे काम करूंगा। वो उसके सारे एसेट्स को सेल करेगा, लिस्ट बनाएगा उसकी कौन कौन सी लाइबिलिटीज हैं, पहले किसकी पेमेंट करनी है, फिर किसकी पेमेंट करनी है, और सब लोगों को पे कर देगा। उसके बाद वो उसे बोलेगा ठीक है अब तुम फ्री हो गए, अब तुम अपनी नई लाइफ शुरू कर सकते हो। अब उसकी लाइबिलिटीज भी खत्म हो गई, एसेट्स भी खत्म हो गए। जितने लोगों को जितना पे कर सकते थे हमने पे कर दिया, बाकी जो अमाउंट बची है लोगों की वो उनके बैड डेट्स है। तो कहते हैं अब तुम बिल्कुल फ्री हो गए हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। वो डिस्चार्ज हो गया, वो अपनी लाइबिलिटी पे नहीं कर सकता था, पर कोर्ट ने बोला अब ये लाइबल ही नहीं है, कि हाँ भाई हमने चेक कर लिया ये कोई फ्रॉड नहीं कर रहा, ये लाइबल ही नहीं है। तो अगर कोई पर्सन डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है वो तो पार्टनर बन सकता है। पर अगर कोई पर्सन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, मतलब कि अभी कोर्ट ने प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, अभी ऑफिशियल लिक्विडेटर मैनेज कर रहा है चीजें, अभी पता नहीं कि किसको कितने अमाउंट पे हो सकती है, वो पर्सन पार्टनर नहीं बन सकता। सबको समझ आया ना वर्ड? ठीक है। अगर पर्सन खुद कोर्ट की हेल्प लेने जा रहा है उस केस में तो वो बनेगा अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। कई बार क्रेडिटर्स यूं कर देते हैं कि ये तो रोज ही हमें बोल देता है कि कल पैसे दे दूंगा, परसों पैसे दे दूंगा, पर दे ही नहीं रहा। तो उस केस में थर्ड पॉइंट कहते हैं इफ ही हैज अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट, किसी पर्सन ने कोर्ट में अप्लाई कर रखा है कि इस पर्सन सॉल्वेंट डिक्लेयर करो, कि जितने पैसे मिलते हैं उतने तो दे दो, इसके एसेट को सेल करके ये तो पे कर नहीं रहा और अपने एसेट्स को यूज कर रहा है। एसेट्स कुछ तो होंगे ना उसके पास के एसेट्स को यूज कर रहा है और पे भी नहीं कर रहा, और वो एप्लीकेशन अभी तक क्या है? पेंडिंग। तो अगर कोर्ट में एप्लीकेशन पेंडिंग है उसकी इंसॉल्वेंसी की तब भी पार्टनर नहीं बन सकता। कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तब भी नहीं बन सकता। बट अगर वो डिस्चार्ज हो गया है उसके बाद वो बन सकता है। उन्होंने हमें क्लैरिफिकेशन के लिए बताया कि जो एचयूएफ है वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होती, इसलिए एचयूएफ पार्टनर नहीं बन सकती। एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने हमसे, क्या एलएलपी किसी एलएलपी में पार्टनर बन सकती है?
एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में आती है तो बन सकती है। जैसे कंपनी कंपनी के शेयर खरीद सकती है, वैसे ही एलएलपी एलएलपी में पार्टनर बन सकती है, क्योंकि एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बन सकती है। सिमिलरली फॉरेन एलएलपी, फॉरेन कंपनी, ये सब लोग भी पार्टनर बन सकते हैं। हम लोग इसे का चार्ट बना लें, हर टॉपिक को पढ़ेंगे। वो भी होता है ना इंसॉल्वेंट, जो बैंक की वेट करता है कि इनको इंसॉल्वेंट बैंक घोषित करेगा, मतलब एक तरीके बैंकक्रप्ट है बट वो ऑफिशियली नहीं है, बाद में बैंक करता है। तो वो थर्ड पॉइंट में आया, जब बैंक उसे स्यू करेगा तब हम बोलेंगे कि एप्लीकेशन पेंडिंग है। अगर मान लो उसके ऊपर अभी तक किसी ने बोला ही नहीं कि ये इंसॉल्वेंट है, ठीक है, उस केस में वो एलिजिबल है टू बिकम अ पार्टनर। मान लो किसी ने अप्लाई नहीं किया, लेट्स से बैंक में एक पर्सन 6 महीने से कोई ईएमआई नहीं दे रहा, बैंक फिर भी उसे नोटिस भेजे, बैंक खुद ही उसके साथ सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहा है, बैंक कोर्ट की हेल्प मांग ही नहीं रहा है, तो उस टाइम तक वो एलिजिबल है टू बिकम अ पार्टनर। ठीक है, तो मेरे साथ चार्ट बनाएंगे सब लोग, सेक्शन नंबर 5। Who is eligible to become a partner? कौन एलिजिबल, कौन है पार्टनर बनने के लिए? इंडिविजुअल्स एलिजिबल हैं एंड बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट के बारे में हमें बताया गया सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन डी 2(1)(d). इंडिविजुअल में कुछ एक्सेप्शंस क्रिएट कर दी गई, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एलिजिबल नहीं। डिक्लेयर एज ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर किसी पर्सन को डिक्लेयर कर दिया गया है कि वो अनसाउंड माइंड का है तो वो नहीं बन सकता। अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, एंड एप्लीकेशन फॉर adjudication as insolvent is pending. आई होप याद हो गया है सबको। बच्चे, इंसॉल्वेंट पर्सन ने कोर्ट में केस किया, कोर्ट में केस चल रहा है, वो केस, अच्छा, इंसॉल्वेंसी आपके अकॉर्डिंग आपको ये पता है कि बिजनेस क्लोज करना और वाइंड अप करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, पार्टनरशिप में आप पढ़ते थे ना, पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है कि जो फर्म डिसॉल्व भी हो गई, फर्म यूज होता था, पार्टनरशिप में वर्ड यूज होता था कि फर्म डिसॉल्व हो गई है, पर डिसॉल्व होने के बाद भी पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होते थे वाइंडिंग अप के लिए, क्योंकि डिसॉल्व होना अलग बात है, वाइंडिंग अप अलग चीज है। वाइंडिंग अप कोई एक दिन का काम नहीं है, वाइंडिंग अप टेक्स अ लॉट ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो किसी पर्सन की बैलेंस शीट में 10 एसेट्स हैं, कुछ फिक्स्ड एसेट्स हैं, कुछ करंट एसेट्स हैं, बहुत सारे एसेट्स हैं एंड बहुत सारी लाइबिलिटीज भी हैं, तो उन एसेट्स को सेल किया जाएगा। सारे एसेट्स एक ही दिन में नहीं सेल होंगे, पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन होगी, धीरे धीरे एसेट्स सेल होंगे और ऐसे धीरे धीरे लाइबिलिटीज को पे ऑफ किया जाएगा। लाइबिलिटीज की सीक्वेंस होगी, पहले सिक्योर्ड लोन पे किए जाएंगे, गवर्नमेंट के टैक्सेस पे किए जाएंगे, फिर ऐसे धीरे धीरे सबकी टर्न आएगी, उनको पेमेंट होगी। तो जब तक ये सारा काम चल रहा है, इसका मतलब कि अभी वो पर्सन डिस्चार्ज नहीं हो। ठीक है, ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन ही इज नॉट एलिजिबल टू बिकम अ पार्टनर।
पर जब उसे कोर्ट की तरफ से सर्टिफिकेट मिल जाए कि सारी सेटलमेंट हो गई है, हमारे अकॉर्डिंग जो लाइबिलिटीज को जितना पे करना था कर दिया, जो इसके एसेट्स सेल होने थे कर दिए, अब ये पर्सन डिस्चार्ज हो गया, तो उस दिन वो एलिजिबल बन जाता है टू बिकम अ पार्टनर। ठीक है, अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट मतलब ये प्रोसीडिंग्स चल रही। और किसी को कोई भी डाउट? नेक्स्ट टॉपिक है मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। किसी भी एलएलपी में कम से कम कितने पार्टनर्स होने चाहिए? तो एलएलपी में कम से कम कितने पार्टनर्स होने चाहिए? 2। एंड मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है। बट इफ द नंबर ऑफ पार्टनर्स इज रिड्यूस्ड बिलो 2, अगर कोई भी मोमेंट ऐसा आता है कि आपके मिनिमम पार्टनर्स नहीं है, नंबर ऑफ पार्टनर्स इज लेस देन 2, एंड एलएलपी फिर भी बिजनेस कर रही है फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 months, तो वो जो पार्टनर है वो लायबल होगा फॉर ऑब्लिगेशंस इंकर्ड बाय एलएलपी आफ्टर 6 months। तो मतलब कि उस केस में उसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड हो जाएगी। समझ आया सबको? पक्का क्लियर है ना? एक क्वेश्चन देते हैं तो चेक के सच्ची में समझ आएगी। हाँ जी, इक्वेशन देखो 2 बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, सेम टॉपिक, बट ये कंपनी एक्ट में से टॉपिक सेम है। पढ़ो एक बार इक्वेशन। मैम इस क्वेश्चन में 15 फरवरी की जगह 15 जनवरी आएगा। हाँ, अभी आए। हाँ जी, देखो बच्चे, रेड लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है। ये 1 अप्रैल 2014 को बनी थी। डिप्रेशन है इकोनॉमी में एंड बुरा फाइनेंशियल स्टेटस होने की वजह से बहुत सारे मेंबर्स अपने पैसे निकाल रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं कंपनी से। कंपनी के 250 मेंबर्स थे 10 जनवरी को। 15 जनवरी को कंपनी में कितने मेंबर्स रह गए हैं? कितने मेंबर्स छोड़ गए हैं? 244। तो कितने मेंबर्स रह गए? 6 मेंबर्स। तो पब्लिक कंपनी में हर टाइम पे कम से कम कितने मेंबर्स होने चाहिए? 7। बट अभी सिर्फ रह गए हैं 6 मेंबर्स, तो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है। कहते हैं 15 फेब तक एक भी नया मेंबर नहीं आया, कोई भी पर्सन नहीं आया। अब इस केस में आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? तो जो 6 मेंबर्स हैं, लेट्स से 6 मेंबर्स हैं, ABCDEF, इन लोगों ने मिलके 5 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट किए। एक इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया 10 फेब को, एक कॉन्ट्रैक्ट किया 10 मार्च को, एक 10 अगस्त, 10 अक्टूबर एंड 10 नवंबर। आपके अकॉर्डिंग ये जो 6 मेंबर्स हैं, इनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी या पर्सनल लाइबिलिटी कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट के लिए आएगी?
इन्होंने 6 कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं। कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए इन 6 मेंबर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी या पर्सनल लाइबिलिटी होगी? हाँ, क्या क्या बोल, पूछो, कोई बात नहीं, पूछो क्या पॉइंट बोला। ये तो एलएलपी है। हाँ हाँ, तो बस बोल रही हूँ कि सेम टॉपिक का पहले क्वेश्चन कंपनी में आया हुआ है, सिमिलर क्वेश्चन एलएलपी में भी तो बन सकता है ना। क्या एक स्टूडेंट का आंसर है कि ए बी सी डी ई एफ सिर्फ इन 3 कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए पर्सनली लायबल है, पांचों के लिए नहीं लायबल, सबके लिए लायबल है। एक को लगता है सबके लिए लायबल है, एक को लगता है कि 3 कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए लायबल है, बाकी सबको क्या लग रहा है? क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? नीरज, ऐसे मान लो कि एलएलपी है, लेट्स से रेड एलएलपी है और एक ही पर्सन रह गया, एक्स रह गया अकेला। अब एक्स ने टोटल 5 कॉन्ट्रैक्ट किए, तो एक्स आपसे ये पूछने आया है, 15 जनवरी को एक्स अकेला रह गया था, 15 जनवरी तक तो बहुत सारे मेंबर थे, 15 जनवरी को एक्स अकेला मेंबर रह गया था। अब उसने ये 5 कॉन्ट्रैक्ट्स किए, तो एक्स आपसे पूछने आया है कि उसकी पर्सनल लायबिलिटी कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट में होगी। ओके, 3 4 5 है ना। कौन से वर्ड के ऊपर फोकस है? 6 months, ठीक है। 6 months नहीं होगा, आफ्टर, सिर्फ आफ्टर वर्ड से क्वेश्चन में कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए लायबल। कहते 6 मंथ तक तो हमने तुम्हें बफर टाइम दिया, 6 मंथ तक तुम इस सेक्शन की रिक्वायरमेंट को पूरा करो। अगर 6 मंथ तक भी आपने सेक्शन की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया, तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स आफ्टर 6 मंथ्स होंगे उसमें उन पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या हो जाएगी? पर्सनल लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। आफ्टर वर्ड को हाईलाइट करेंगे इसमें, पूरे टॉपिक में सिर्फ आफ्टर वर्ड से ही क्वेश्चन बन रहा है। मिनिमम 2 पार्टनर्स चाहिए, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। अगर नंबर ऑफ पार्टनर्स कभी भी लेस देन 2 हो जाते हैं और एलएलपी फिर भी 6 मंथ से ज्यादा के लिए बिजनेस करती है, तो जो पार्टनर्स हैं वो पर्सनली लायबल होंगे, जो भी ऑब्लिगेशंस एलएलपी ने इंकर की आफ्टर 6 मंथ्स। इसका मतलब के कॉन्ट्रैक्ट्स अप टिल 6 मंथ्स लिमिटेड लायबिलिटी है, आफ्टर 6 मंथ्स अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो रिवीजन करते हुए आपको अच्छे से याद आ जाएगा कि इसमें से क्वेश्चन क्या बना। चाहे आप अपनी बुक के पैरेलल लिखो, जो आपको ब्लैंक पेज मिला है, चाहे यहीं पे लिख लो। जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स पहले 6 महीने तक की है उनमें तो अभी भी लायबिलिटी लिमिटेड ही है, चाहे तुम सेक्शन 6 के रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहे। जो आफ्टर 6 मंथ्स की है उसमें लायबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड, राइट। नेक्स्ट आ गया सेक्शन नंबर 7, डेजिग्नेटेड पार्टनर, ठीक है। तो ये भी एक फीचर एलएलपी का कंपनी के साथ मिलता है। जैसे कंपनी में डायरेक्टर्स बिजनेस रन करते हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं वो डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करते, वैसे ही एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर्स सारा बिजनेस कंडक्ट करते हैं। जो पार्टनर्स हैं वो डे टू डे बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करते। सेक्शन 7, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, कहते हैं कम से कम एलएलपी के 2 इंडिविजुअल्स, बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट एलिजिबल, 2 इंडिविजुअल्स डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेंगे। जो बॉडी कॉर्पोरेट है उसका नॉमिनी डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए एलिजिबल है, आगे लिखा हुआ आएगा। एंड इन 2 में से कोई एक पर्सन क्या होना चाहिए? इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। रेजिडेंट का मतलब क्या है? रेजिडेंट का मतलब है कि वो पर्सन इंडिया में कम से कम कितने दिन के लिए उसने स्टे की हो? 120 डेज। कहते हैं मान लो किसी एलएलपी में सारे पार्टनर्स ही बॉडी कॉर्पोरेट है, एक एलएलपी है उसमें एक पार्टनर है ए लिमिटेड, एक है बी लिमिटेड, एक है सी लिमिटेड, तो तीनों ही बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं। तो इस केस में हम डेजिग्नेटेड पार्टनर किसे बनाए? कहते अगर सारे लोग ही बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं या फिर एक को छोड़ के बाकी सारे ही बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं, तो जो बॉडी कॉर्पोरेट के नॉमिनीज हैं आप उनको क्या बना दोगे? डेजिग्नेटेड पार्टनर। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये पेनल्टी है। अब हम लोग बताते कहां पे है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन है? एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में बताया जाता है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन है। अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि एलएलपी बनती कैसे है।
तो एलएलपी बनाने के लिए सबसे पहले एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, उस फॉर्म का नाम है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। जैसे जब कंपनी बन रही है ना, तो कंपनी के 3 फॉर्म फिल होते हैं, सबको याद होगा शायद, स्पाइस फॉर्म, एमओए एंड एओए। सुना होगा ना सबने ये फॉर्म के बारे में। तो जब कंपनी बनती है, हम स्पाइस जो फॉर्म है ये भी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है। बेसिकली जैसे आप एसएसपी पोर्टल पे जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हो, ये एमसीए का फॉर्म है। कोई भी कंपनी बनाना चाहता है तो उसने ये फॉर्म फिल करना होता है। कोई भी एलएलपी बनाना चाहता है तो डॉक्यूमेंट का नाम क्या रखा हुआ है, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, ये फॉर्म फिल करना होता है। तो जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है कि मुझे कंपनी बनानी है, मैं उनसे पूछती हूँ कि आपकी कंपनी के पहले डायरेक्टर्स कौन होंगे। फिर हम एओए में लिखते हैं कि कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन होंगे, एओए में लिखा जाता है कंपनी के केस में। एलएलपी के केस में पहले डेजिग्नेटेड पार्टनर का नाम कहां पर लिखा जाता है, इन कॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। तो कहते हैं इन कॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में आप स्पेसिफाई करोगे कि डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होगा। सच पर्सन विल बी डेजिग्नेटेड पार्टनर और इनकॉर्पोरेट एंड स्टेट दैट ईच ऑफ द पार्टनर फ्रॉम टाइम टू टाइम विल बी डेजिग्नेटेड पार्टनर। या फिर आप इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में ये भी लिख सकते हो कि हम फ्यूचर में डिसाइड करेंगे कि हमारा डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होगा, ये हमारे पार्टनर्स हैं, इनमें से हम टाइम टू टाइम चूज किया करेंगे कि डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन। इस केस में सबको ही क्या माना जाएगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर। कोई भी पर्सन को अगर पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना है या छोड़ के जाना है तो उसे कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, एलएलपी एग्रीमेंट। ये पहले सेकंड टॉपिक को ध्यान से सुनो बच्चे। सारे रूल्स की कंप्लायंस करना डेजिग्नेटेड पार्टनर की ड्यूटी है। अगर एलएलपी ने कोई काम नहीं किया, लेट्स से एलएलपी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी फाइल करना भूल गया, तो एलएलपी के ऊपर पेनल्टी लगेगी एंड पार्टनर के ऊपर भी पेनल्टी लगेगी। पर सिर्फ कौन से पार्टनर के ऊपर पेनल्टी लगेगी, डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर। प्लीज ध्यान से सुनेंगे सब लोग। पहले तो समझो कि डेजिग्नेटेड पार्टनर का कॉन्सेप्ट क्यों बनाया गया, दुनिया में क्या जरूरत ही क्या पड़ी थी, तुमने क्यों ये कंसेप्ट बनाया कि डेजिग्नेटेड पार्टनर कोई एक पर्सन हो। हम किसी एक पर्सन को पर्सनली लायबल बनाना चाहते हैं, जो कि ये एश्योर करे कि सारे लीगल कंप्लायंसेस पूरे हो रहे हैं। ठीक है, कंपनी अल्टीमेटली क्या है, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। तो कंपनी सारे काम खुद नहीं करेगी। कंपनी के बिहाफ पे हमें किसी ना किसी पर्सन की ड्यूटी लगानी पड़ेगी कि काम कौन करेगा। तो हमने कंपनी के केस में ये ड्यूटी किसकी लगाई हुई है, डायरेक्टर की। कंपनी के हजारों लाखों शेयर होल्डर्स हैं, वो तो डे टू डे बेसिस पे बिजनेस देख ही नहीं रहे हैं, तो कंपनी का सारा काम कौन संभालते हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स। वैसे ही एलएलपी के केस में भी मुझे एक पर्सन की जिम्मेवारी लगानी है कि किसकी जिम्मेवारी है सारा काम संभालना। तो उन्होंने एक कंसेप्ट बनाया, डेजिग्नेटेड पार्टनर। ये जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा, इसकी ड्यूटी है एलएलपी के सारे कामों को मैनेज करना और सारे लीगल कंप्लायंस जितने भी लॉज उसके ऊपर अप्लाई होते हैं उन सबको फॉलो करना। अब डेजिग्नेटेड पार्टनर इसका मतलब हर टाइम पे होना जरूरी है। तो कैसे पता कैसे चलेगा कि डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन है। कहते हैं या तो आप इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में हमें बता दो, स्पेसिफाई कर दो कि ये पर्सन हमारा डेजिग्नेटेड पार्टनर है, फिर तो उसकी जिम्मेवारी है। मान लो आरएमएस एक एलएलपी है, आरएमएस एलएलपी में लिख दिया गया कि एनी मिड्ढा इज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर, फिर तो मेरी ड्यूटी है। अगर मेरा नाम नहीं लिखा हुआ तो सारे पार्टनर्स को वो क्या मान लेंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर। समझ आई बात। अब जब एलएलपी बनी उस टाइम पे तो मैं डेजिग्नेटेड पार्टनर हूं, बट फ्यूचर में ये चेंज करना पड़ेगा, या फिर शायद मैं खुद छोड़ना चाहूँ। तो अगर मैं खुद छोड़ना चाहती हूँ या हम किसी नए पर्सन को, जैसे साहिल सर को डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाना चाहते हैं, तो क्या प्रोसीजर कौन सा फॉलो करना पड़ेगा। तो किसी भी चीज का प्रोसीजर कहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं इस लाइन को दोबारा पढ़ रही हूँ। इन कॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में स्पेसिफाई किया जाता है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन। ऐसे ही पर्सन को हम लोग क्या मानेंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑन इनकॉर्पोरेशन। और स्टेट दैट ईच ऑफ द पार्टनर विल बी डेजिग्नेटेड पार्टनर। इस केस में एवरी पार्टनर, सब लोगों को क्या मान लिया जाएगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर। कोई भी पर्सन अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहता है या छोड़ना चाहता है तो उसके लिए प्रोसीजर कौन सा फॉलो करना है आपने, एलएलपी एग्रीमेंट। आई होप सबको समझ आया है। छोटा सा पॉइंट है पर उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल रहे हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स निकल रहे हैं। सबको समझ आ रहा है, पक्का क्लियर है। नेक्स्ट कहते हैं जो भी पर्सन को आपने डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाना है उससे पहले क्या लेना पड़ेगा, प्रायर कंसेंट।
तो मैं अगर लेट से आरएमएस एलएलपी एक आर्टिफिशियल पर्सन मेरी ड्यूटी लगाना चाहती है कि मैंने सारे कामों का ध्यान रखना है, तो पहले मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी ना। जैसे ओपीसी में अगर आप किसी को नॉमिनी बनाना चाहते हो तो नॉमिनी बनाने के लिए हमें उसका क्या लेना पड़ता है, प्रायर रिटन कंसेंट। कहते हैं जिसको भी डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाना है आपने उसका प्रायर कंसेंट लेना है। एलएलपी ये सारे डॉक्यूमेंट्स आरओसी को फाइल करेगी विद इन 30 डेज ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। जब उसे अपॉइंट किया गया उसके 30 डेज के अंदर अंदर बताएगी। हर डेजिग्नेटेड पार्टनर एलएलपी सेंट्रल गवर्नमेंट से एक डी पिन लेगा। तो हर पर्सन की आइडेंटिटी होना जरूरी है, जैसे कि कंपनी को सिन नंबर मिलता है, सबने सुना हुआ होगा कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। जब भी कंपनी बनती है उसे सिन नंबर मिलता है। जब एलएलपी बनती है उसे क्या मिलता है, एलएल पिन। ऐसे ही कंपनी के सारे डायरेक्टर्स को मिलता है डिन नंबर, एंड एलएलपी के सारे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को क्या मिलेगा, डीपीए। बट अगर मान लो मेरे पास ऑलरेडी डिन नंबर है तो उसी डिन नंबर को यूज किया जा सकता है। ठीक है, लेट्स से एक कंपनी है टाटा मोटर्स, उसके बाद उन्होंने कोई नया बिजनेस शुरू किया, उन्होंने बनाई टीसीएस एलएलपी। तो टाटा मोटर्स में रतन टाटा जी डायरेक्टर थे, तो जब वो डायरेक्टर थे उनके पास डिन नंबर था। अब वो टीसीएस एलएलपी में पार्टनर बनना चाहते हैं, क्या इनको डी पिन अप्लाई करने की जरूरत है, नहीं। कहते हैं आप डिन को ही डी पिन की जगह यूज कर सकते हो, क्योंकि डिन और डी पिन दोनों ही कौन इश्यू करता है, आरओसी। कहते हैं आरओसी ने जब आपकी आइडेंटिटी फिक्स कर दी, आपको एक नंबर दे दिया, तो वही नंबर अब सब जगह काम आए। बच्चे हर एक पॉइंट से केस स्टडी है, कोई भी चीज नहीं समझ आई तो प्लीज मुझे पूछो। हाँ जी, एक ना केस स्टडी करते हैं। सितंबर 2024 में एलएलपी में एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे गए थे 6 मार्क्स के। ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल छोटा सा पॉइंट मैं चेक करना चाहती हूँ, सब लोग इधर फोकस करेंगे। मिस्टर एस एक वेल एक्सपीरियंस टेक्नोक्रेट है, मैन्युफैक्चर करता है कंप्यूटर हार्ड डिस्क और मदरबोर्ड। उसने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया और एक एलएलपी बना ली, और उसका ऑब्जेक्टिव है मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ कंप्यूटर्स। वो अपने क्लोज फ्रेंड्स ए बी सी जो कि सेम फील्ड में उसके साथ काम करते थे और उन्होंने फॉरेन कंपनीज में भी काम किया है, इन सबको इंक्लूड करना चाहता है। तीनों फ्रेंड्स ने उसका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया टू बी पार्टनर्स ऑफ एलएलपी। तो अब 4 पार्टनर्स हैं, एक है मिस्टर एस और 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी। नेक्स्ट उन्होंने बताया मिस्टर एस एश्योर करना चाहते हैं कि उसके तीनों फ्रेंड्स जो हैं वो इंडिया के रेजिडेंट हैं या नहीं है। तो उसने उनको बोला कि आप मुझे अपनी इंडिया की स्टे बताओ कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आप कितने दिन इंडिया में रहे थे। ए पिछले साल इंडिया में रहा था 170 डेज, बी पिछले साल इंडिया में रहा था 110 डेज, और सी रहा था 100 डेज। सब लोगों ने अपना कंसेंट दे दिया कि हम डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने को तैयार है। उसने अप्लाई किया है रिजर्वेशन ऑफ डिजायर्ड नेम टू रजिस्ट्रार और उसकी फीस भी पे कर दी है। ये टॉपिक तो अभी हमने नहीं किया, बट
इनमें से कौन कौन सा कॉम्बिनेशन अगर हम उसे डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट करें तो वो एलएलपी एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होगा, कौन कौन सा कॉम्बिनेशन वैलिड नहीं है? तो मैं एक बार नंबर ऑफ डेज दोबारा बता देती हूँ। ए पिछले साल रहा था 170 डेज, बी 110 एंड सी और एस कुछ भी नहीं बताया हुआ 365। तो कौन कौन सा कॉम्बिनेशन वैलिड नहीं है, कौन सा नहीं है भाई? बी ऑप्शन। क्योंकि एक पर्सन का रेजिडेंट होना जरूरी है। रेजिडेंट कौन होता है? जिसकी पिछले साल की स्टे कितनी हो 120 डेज। तो ए का होना जरूरी है, तो अगर हम बी और सी को बनाएंगे वो क्या हो जाएगा? इनवैलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये तो चलो आसान क्वेश्चन था। 9th का आंसर 30 डेज वाले 2 पॉइंट्स हैं। आशमा क्या होगा आंसर? देखा उन्होंने कहाँ से क्वेश्चन बनाए। आरओसी का ना, मैं बच्चों को क्लास में ऐसे याद कराती हूँ कि अगर कुछ नहीं पता ना तो 30 डेज याद रखो। आरओसी में ज्यादातर फॉर्म्स जो है वो 30 डेज के अंदर अंदर फाइल करने होते हैं। उन्होंने उससे भी आगे जाके क्वेश्चन बना लिया। कहते 30 डेज ये बताओ काउंट कहाँ से करने हैं। एक केस है कि 30 डेज काउंट करनी है जब एलएलपी बनी थी वहां से, और एक केस है जब उस पर्सन को अपॉइंट किया गया था वहां से। तो कितने लोगों ने पहले आंसर ए दिया था? ठीक है, बाद में चाहे करेक्ट कर लिया। कितने लोगों को पहले मन में ये आया था कि करेक्ट आंसर वुड बी ए? और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में आया होगा। बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से। मैं छोटी छोटी चीजें जो मार्क करवा रही हूँ। कितने दिन के अंदर अंदर हमें बताना है 30 डेज ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। हर एक पॉइंट पे केस स्टडी है, राइट? और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। तुम देखो अगर तुम्हें आता है, ये 2 नंबर तुम्हें कितना टाइम सेव करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। और नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं है, तो एमसीक्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए ना पास होने के लिए। पूरा सेक्शन हम दोबारा पढ़ते हैं फिर इसका चार्ट बनाते हैं। आज हम लोगों ने नए सेक्शंस कौन कौन से किए? अभी तक हम लोगों ने 3 सेक्शंस किए, सेक्शन 4, 5, 6। सेक्शन 4 ने तो हमें एक सिंपल सी बात बोली। सेक्शन 4 ने कहा कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एलएलपी के ऊपर अप्लाई नहीं हो। सेक्शन 5 ने हमें यह बताया कि पार्टनर बनने के लिए एलिजिबल कौन कौन है। इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट, सिर्फ 2 ही लोग एलिजिबल है। पर कुछ इंडिविजुअल्स एलिजिबल नहीं है। देयर आर 3 एक्सक्लूजन। कौन कौन एलिजिबल नहीं है? अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर हो चुका है, एंड अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, या उसने एप्लीकेशन फाइल की हुई है फॉर बीइंग एडजज्ड एज इंसॉल्वेंट और वो एप्लीकेशन ही अभी पेंडिंग है। फिर हम लोगों ने पढ़ा सेक्शन नंबर 6, कितने पार्टनर्स होने चाहिए मिनिमम। तो मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए। और अगर कोई भी ऐसा टाइम आए कि 2 से कम पार्टनर्स हैं तो 6 मंथ्स का बफर टाइम मिलता है उस चीज को फिल करने के लिए। पर अगर आप 6 मंथ्स से भी ज्यादा बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हो विदाउट फुलफिलिंग दिस रिक्वायरमेंट, तो 6 मंथ्स के बाद जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स किए होंगे उन सब में आपकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड। यू वुड बी पर्सनली लाइबल फॉर दिस। सेक्शन नंबर 7, डेजिग्नेटेड पार्टनर। कहते हैं हर एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे। पार्टनर तो इंडिविजुअल भी बन सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट भी बन सकता है, बट डेजिग्नेटेड पार्टनर सिर्फ कौन बन सकता है? इंडिविजुअल। तो या तो इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेगा, या फिर बॉडी कॉर्पोरेट का नॉमिनी, उसको आप डेजिग्नेटेड पार्टनर बना सकते हो। कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए हमें? 2 चाहिए। उनमें से कोई एक पर्सन क्या होना चाहिए? इंडिया का रेजिडेंट। रेजिडेंट का मतलब क्या है? जो कि पिछले साल इंडिया में कम से कम कितने दिन के लिए स्टे हो उसकी? 120 डेज की। कहते ये आप कहां पर बताओगे हमें? तो जब एलएलपी बनती है हम उसके इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में बताते हैं कि हमारा डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होगा। अगर आपने ये रूल पूरा ही नहीं किया, आपने बताया ही नहीं, तो हम सारे पार्टनर्स को ही क्या मान लेंगे? डेजिग्नेटेड पार्टनर मान लेंगे। अगर आपने किसी भी पर्सन को डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाना है या किसी ने छोड़ के जाना है, सारे केसेस में हम लोग कौन से प्रोसीजर को फॉलो करेंगे? एज मेंशन इन एलएलपी अग्रीमेंट। जो हर डेजिग्नेटेड पार्टनर है उसे डी पिन की जरूरत है उसकी आइडेंटिटी फिक्स करने के लिए, पर अगर उसके पास डिन नंबर है तो हम डिन नंबर को भी यूज कर सकते हैं। जब भी कोई पर्सन डेजिग्नेटेड पार्टनर बनता है तो जब उसे अपॉइंट किया गया उसके 30 डेज के अंदर अंदर हम आरओसी को बताएंगे।
क्लियर है? ठीक है, चलो मेरे साथ लिखो, पहले सेक्शन 8 भी पढ़ लो। 8 भी पढ़ लो, 9 भी पढ़ लो, इससे तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। डन, राइट? नोट डाउन करेंगे मेरे साथ? लेट्स राइट अ नोट ऑन डेजिग्नेटेड पार्ट। सबसे पहला पॉइंट है वाई। डेजिग्नेटेड पार्टनर की जरूरत ही क्या है? व्हाट इज द नीड ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर? तो सेक्शन 8 ने बताया ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ एलएलपी। वो सारे कामों के लिए वो ही रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ एलएलपी। क्योंकि जो एलएलपी है वो एक आर्टिफिशियल, इसके पीछे का हर चीज के पीछे का क्यों समझोगे ना तो रूल की इंपॉर्टेंस समझ आएगी। तो क्योंकि एलएलपी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मुझे ड्यूटी तो किसी ह्यूमन बीइंग की लगानी पड़ेगी ना। तो हमने बोला कि हर एलएलपी में एक डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा एलएलपी के सारे काम के, लायबल फॉर ऑल पेनल्टीज, और अगर वो ये काम नहीं करेगा तो वो ही सारी पेनल्टीज के लिए लायबल भी होगा। एलिजिबल कौन है, कौन बन सकता है? तो सेक्शन नंबर 7 में बताया गया कि डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन बन सकता है। डेजिग्नेटेड पार्टनर इंडिविजुअल बन सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट बन सकती है, बॉडी कॉर्पोरेट का नॉमिनी बन सकता है, और हमें साथ में उनका क्या चाहिए होगा? प्रायर रिटर्न कंसेंट। ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो जब हम आरओसी को फॉर्म फाइल करते हैं किसी भी पर्सन के डेजिग्नेटेड पार्टनर की अपॉइंटमेंट का, उसके साथ उसका कंसेंट फॉर्म भी लगता है, नहीं तो वो फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ, आप इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में पूरा वर्ड ही लिखेंगे, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में स्पेसिफाई करोगे हु शेल बी डेजिग्नेटेड पार्टनर, कि हमारा डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन है। अदरवाइज ऑल पार्टनर्स आर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। तो अगर हमें कोई थ्योरी क्वेश्चन आए, केस स्टडी आए, सब कुछ यहाँ पर आ गया। लिख नहीं रहे? फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू बिकम और सीज बीइंग अ डीपी, एलएलपी अग्रीमेंट के प्रोसीजर को रेफर करें।
हर चीज ही आरओसी को बतानी जरूरी है। तो इन्फॉर्म करेंगे, फाइल करेंगे आरओसी को। कितने दिन में फाइल करेंगे? विद इन 30 days ऑफ अपॉइंटमेंट। विद इन 30 days ऑफ अपॉइंटमेंट फाइल करेंगे। थर्ड, एनी वन डीपी मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। कोई और एक डीपी का इंडिया में रेजिडेंट होना जरूरी है। रेजिडेंट वर्ड का मतलब क्या है? स्टे more than equal to 120 days in preceding financial year. And last, DIN and DPIN may be changed interchangeably. But may be used interchangeably. आई होप सब क्लियर है, याद भी हो गया है। मुझे पता है बुक में सब लिखा हुआ है, हम फिर भी इसलिए लिख रहे हैं कि याद हो जाए। तो थ्योरी की प्रॉब्लम है, वो याद नहीं रहता। तो जब अपने हाथ से लिखेंगे तो याद रहेगा, और एटलीस्ट चांसेस विल इंक्रीज। हाँ जी। नहीं पता। और बाकी अनलिमिटेड है। बाकी सबकी लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिट होगी या कॉन्ट्रैक्शन नहीं। ऐसे डायरेक्टर की भी अनलिमिटेड होगी। बच्चे मान लो कोई कंपनी एनुअल रिटर्न फाइल ही ना करे, तो मुझे किसी की लाइबिलिटी तो लगानी पड़ेगी ना। हर कंपनी को ऑडिट कराना जरूरी है। मान लो कंपनी ने ऑडिटर अपॉइंट ही नहीं किया, इनकम टैक्स रिटर्न भरती नहीं है, तो किसी एक पर्सन की लाइबिलिटी तो बनानी पड़ेगी। तो कंपनी में वो सेम काम डायरेक्टर करता है, एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर। वैसे अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है, पर अगर आप रूल फॉलो नहीं करोगे तो वो पर्सनली लाइबल है। मतलब उसकी ड्यूटी रूल फॉलो करना है, उसका अफेक्ट ही निकलता है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी है इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस। ठीक है। चलें जी आगे। नेक्स्ट टॉपिक है इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। एलएलपी बनती कैसे है? सेक्शन नंबर 11। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट तो कहते हैं सबसे पहले आपको एक इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट चाहिए। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में दो या दो से ज्यादा लोग सब्सक्राइबर्स बनेंगे, जो कि कोई भी लीगल बिजनेस करने के लिए जिसमें उनका इंटेंट है प्रॉफिट को अर्न करना, वो इस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को फिल करेंगे। उसके साथ ही वो एक अटैचमेंट लगाएंगे जिसमें एक प्रोफेशनल डिक्लेयर करेगा कि इस एक्ट की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई है। तो प्रोफेशनल कौन कौन अलाउड है? एडवोकेट, सीए, सीएस या कॉस्ट अकाउंटेंट। वो इन सारे, इनमें से कोई भी एक पर्सन साइन करके बताएगा कि मैंने चेक कर लिया है, इन्होंने इन कॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही तरीके से फिल किया है और सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर दिया है। एंड फिर आप इसे आरओसी को फाइल कर दोगे। कौन से आरओसी को करोगे? जहां पे भी आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस रखना चाहते हो
उस स्टेट के आरओसी को आप ये डॉक्यूमेंट को फाइल कर दो, ठीक है, इन विच इट इज प्रपोज्ड टू बी सिचुएटेड, प्रपोज्ड टू बी सिचुएटेड। तो जब बच्चे एलएलपी बनती है, पहले हम सिर्फ कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस बताते हैं। जब कंपनी बनती है उसमें भी पहले क्या बताया जाता है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। रजिस्टर्ड ऑफिस उसके बाद बताना होता है। तो कहते हैं जहां पर भी आपका इंटेंट है कि फ्यूचर में आप इस जगह पे, लेट से मेरा मन है कि मैं फ्यूचर में लुधियाना में अपनी एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस रखूंगी, तो मुझे आरओसी पंजाब को फाइल करना है। तो जिस भी स्टेट में आप अपना बिजनेस प्रपोज कर रहे हो, वहां के आरओसी को आप ये डॉक्यूमेंट फाइल करो। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में हमें क्या कुछ बताना होता है। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में आप बताओगे कि हमारी एलएलपी का नाम क्या है, एलएलपी क्या क्या काम करेगी, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर है, एंड पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर की आप सारी डिटेल दोगे। जो भी और अदर डिटेल आपसे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में पूछी जाएगी, आपको सारी चीजें इसमें बताओगे। अगर आपने कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन दी जो कि फॉल्स है, या फिर आपको पूरा भरोसा नहीं है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, तो उस केस में आपको इम्प्रिजन किया जा सकता है अप टू 2 years एंड फाइन लगाया जा सकता है। एंड एलएलपी सिर्फ किस पर्पस के लिए बन सकती है, प्रॉफिट मोटिव के लिए, ये एनपीओ के लिए, चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव के लिए हम इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। मैं सब कुछ लिखवाऊंगी भी, देन इट विल मेक मोर सेंस। 3 सेक्शन इकट्ठे लिंक्ड है। एलएलपी बनती कैसे है, पहला सेक्शन है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, सेक्शन नंबर 11। दूसरा सेक्शन है सेक्शन नंबर 12, इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन। कहते जब भी आपने सेक्शन 11 में जो डॉक्यूमेंट्स लिखे थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आरओसी को फाइल कर लिए, तो 14 डेज के अंदर अंदर आपके इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को रजिस्टर किया जाएगा और आपको मिल जाएगा एक सीओ। ये जो सीओआई है इसके ऊपर आरओसी साइन करेगा और साथ में अपनी सील लगाएगा। ये जो सीओआई है ये कंक्लूसिव एविडेंस है कि आपकी एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो गई। तो आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए, दैट इज सफिशिएंट एविडेंस कि सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। एक बार सारे स्टूडेंट्स प्लीज सेक्शन 11 और 12 ध्यान से पढ़ो। हाँ, एक बार आप पूरा कुछ रीड करो, मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ। इसके साथ एक और सेक्शन लिंक्ड है, सेक्शन 15 नेम। तो एलएलपी बनाने से पहले हमें एक एलएलपी का नाम चाहिए, ठीक है। तीनों सेक्शन का मैं नोट इकट्ठा लिखवाऊंगी, जो भी डाउट्स है उसमें क्लियर हो जाएंगे। कहते हैं हर एलएलपी के नाम के पीछे उसका सफिक्स लगा होना चाहिए। आप सफिक्स क्या लगा सकते हो, एलएलपी और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप टू इट्स नेम। मतलब कि मैं निमोनिक भी यूज कर सकती हूँ, एक्रोनियम भी यूज कर सकती हूँ, या मैं फुल फॉर्म लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, दोनों में से कुछ भी चूज कर सकती हूँ। कहते हैं जब भी आपने नाम चूज किया है वो कोई ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अनडिजायरेबल लगे। तो आपका नाम किसी अनडिजायरेबल वर्ड में से नहीं आना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने एक लिस्ट दी हुई है कि ये सारे वर्ड्स प्रोहिबिटेड वर्ड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने नाम में गवर्नमेंट वर्ड लगाना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट एजुकेशन सेंटर, मैं ऐसे नहीं लगा सकती। कुछ नाम रिस्ट्रिक्टेड है। तो कहते कोई भी अनडिजायरेबल नाम नहीं आना चाहिए, कोई भी ऐसा नाम नहीं आना चाहिए
जो कि बिल्कुल सेम है या फिर रिजेंबल भी करता है किसी और एलएलपी को या किसी और कंपनी को या फिर किसी के ट्रेडमार्क को। तो मतलब कि नाइकी कंपनी ने अपना ट्रेडमार्क करवा रखा है, तो मैं अपनी एलएलपी में नाइकी वर्ड यूज नहीं कर सकती। देर इज ऑलरेडी अ कंपनी विद द नेम रिलायंस लिमिटेड, तो मैं अपनी कंपनी में रिलायंस वर्ड यूज नहीं कर सकती। एग्जिस्टिंग एलएलपी, कोई एलएलपी है, लेट्स से मीटा एलएलपी, तो मैं मीटा वर्ड भी यूज नहीं कर सकती। कहते हैं आपका नाम ना तो किसी एलएलपी के साथ मिलना चाहिए, ना किसी कंपनी के साथ मिलना चाहिए, ना ही किसी ट्रेडमार्क के साथ, किसी के साथ भी मैच नहीं करना चाहिए। ना तो बिल्कुल सेम होना चाहिए, आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल ही सेम है, या उसके आसपास रिसेंबल भी नहीं करना चाहिए। तो मतलब कि अगर मैं ये बोलूं कि रिलायंस की स्पेलिंग तो RELAIANCE है, और मैं रखना चाहती हूँ रिलायंस की स्पेलिंग, तो मुझे ये नाम अलाउ कर दो। कहते ये भी नाम अलाउ नहीं होगा। तो बिल्कुल आइडेंटिकल भी नहीं होना चाहिए, रिजेंबल भी नहीं करना चाहिए, दोनों चीजें लीगली अलाउड नहीं है। अगर हमें पेपर में क्वेश्चन आए कि एलएलपी कैसे बनती है, तो हम लोग सबसे पहले ये लिखेंगे कि हमें एक एलएलपी का नाम चाहिए, तो सेक्शन नंबर 15 की रिक्वायरमेंट। उसके बाद हम लिखेंगे सेक्शन नंबर 11 कि हमें एक डॉक्यूमेंट फाइल करना होता है, उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। उसके बाद सेक्शन नंबर 12, जब आपने ये डॉक्यूमेंट फाइल कर दिया उसके 14 डेज के अंदर अंदर हमारी एलएलपी बन जाएगी और हमें साथ में एक सीओवाई मिल जाएगा। मैं ये लिखवाती हूँ, उसके साथ साथ कुछ और पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगी, देन आई विल टेक डाउट्स ऑफ दिस टॉपिक। इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, एलएलपी कैसे बनती है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, सेक्शन नंबर 15, नेम। सेक्शन नंबर 11, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। सेक्शन नंबर 12, सीओआई। तो सबसे पहला पॉइंट, एलएलपी शेल अप्लाई फॉर अ नेम। एलएलपी एक नाम के लिए अप्लाई करेगी, उस नाम के पीछे एक सफिक्स लगाना है, और वो नाम आइडेंटिकल भी नहीं होना चाहिए, रिजेंबल भी नहीं करना चाहिए किसी भी कंपनी, एलएलपी या ट्रेडमार्क के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी मैं कोई एलएलपी बनाना चाहती हूँ, सबसे पहले मैं उस एलएलपी का नाम चूज करूंगी। नाम में एक तो मुझे सफिक्स लगाना है, और मुझे ध्यान रखना है कि कोई जो मेरा नाम है वो आइडेंटिकल ना हो, रिजेंबल भी ना करे किसी और कंपनी के साथ, एलएलपी के साथ या ट्रेडमार्क के साथ। ना ही नाम में क्या हो, अनडिजायरेबल इन ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सफिक्स क्या होना चाहिए, एलएलपी और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अभी आप लोगों को बहुत स्टूपिड चीज लग रही है कि मैम ये क्या लिखवाया, लग रही है किसी को स्टूपिड चीज कि मैम ये क्यों लिखवाया, इसका क्या सेंस।
जेन्युइनली मुझे बहुत देर तक स्टूपिड लगती रही, यार ये क्यों बना, इसका क्या सेंस है। फिर मैंने देखा आईसीए का एक क्वेश्चन, आईसीए की बुक का क्वेश्चन है और हमें एमसीक्यू पेपर में आने हैं। ठीक है, तो मुझे दो आंसर्स करेक्ट लगे जब मैंने पहली बार देखा। मैंने सोचा ए आंसर भी करेक्ट है या बी भी करेक्ट है। एक्चुअली पहले वाली बुक में ये लिमिटेड लाइबिलिटी था, इन्होंने भी थोड़ा सा चेंज कर दिया। पहले वाली बुक में जो फर्स्ट पॉइंट था वो था लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, तो अब आपको कंफ्यूजन होगी कि क्या आंसर देखे, ए भी करेक्ट है बी भी करेक्ट है, बट एक्चुअली ए और बी दोनों करेक्ट नहीं है। करेक्ट आंसर इज ओनली बी। तो आपको सफिक्स का एक्रोनियम भी अलाउड है एंड उसका फुल फॉर्म भी अलाउड है। इस चीज से वो ये स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं, इसलिए मैंने स्पेशली लिखवाया। सबसे पहला स्टेप है नाम। नाम में क्या ध्यान रखना है, उसका एक सफिक्स होना चाहिए, वो गवर्नमेंट को नापसंद ना हो, अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, किसी और के कंपनी के एलएलपी के ट्रेडमार्क के साथ बिल्कुल सेम मैच भी ना करे और उससे रिजेंबल भी ना करे। ठीक है, नेम रिजर्व्ड इज वैलिड अप टू 3 months फ्रॉम डेट ऑफ इंटीमेशन। जो भी नाम आपने बुक करवाया है वो कब तक के लिए वैलिड होगा, जब आपको आरओसी से लेटर आया कि भाई ये नाम हमें ठीक है अप्रूव हो गया, तब से 3 महीने तक के लिए वैलिड होगा। मान लो मैं कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ, मैंने एक कंपनी एलएलपी का नाम सोचा आरएमएस एलएल, तो मैंने लेटर आरओसी को लिखा 10 नवंबर 2025 को कि मुझे आरएमएस एलएलपी नाम से इनकॉर्पोरेशन करनी है। गवर्नमेंट ने मेरा नेम अप्रूव कर दिया 25 नवंबर 2025 को। अब मैंने सोचा कि ठीक है पहले ऑफिस ले लेते हैं, बाकी सारे काम कर लेते हैं, आराम से हम एलएलपी बनाएंगे। तो जो ये मेरा नाम है ये कितनी देर तक के लिए मेरे लिए रिजर्व्ड है, बुक है, कि कोई भी और इसे यूज नहीं कर सकता, कितनी देर तक के लिए बुक है, 3 मंथ्स। कहाँ से 3 मंथ्स बुक करने हैं, फ्रॉम डेट ऑफ इंटीमेशन, जब मुझे आरओसी ने बता दिया वहां से 3 महीने तक के लिए ये नाम आपके लिए बुक है। जो अभी हमने क्वेश्चन पेपर किया था September 24 का, मैंने उसका एक क्वेश्चन नहीं करवाया था। अभी कर, ठीक है, बिल्कुल ही देखो आसान क्वेश्चन, 6 मार्क्स का एमसीक्यू आया हुआ है ये September 24 में, और स्टार्टिंग सेक्शंस में से ही आ गया। बस छोटे छोटे पॉइंट का हमें ध्यान जरूर रखना है। ठीक है, ये तो बाय चांस डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, नहीं तो वो ये चेक करते हैं कि कहाँ से काउंटिंग करनी है, तो हमें 3 मंथ्स काउंट करने हैं फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन बाय एलएल। कंपनीज एक्ट में ये सेम रूल में 20 डेज, जैसे मैंने फाइनेंशियल ईयर का बता दिया ना साथ ही, कंपनीज एक्ट में फाइनेंशियल ईयर के लिए कट ऑफ डेट है 31 दिसंबर। तो एलएलपी में अगर आप अपना नाम बुक कराते हो, नाम कितनी देर तक के लिए रिजर्व होता है, 3 मंथ्स के लिए, पर कंपनीज एक्ट में कितनी देर तक के लिए बुक होता है, 20 डेज। एंड अगर आप चाहो तो आप इसे एक्सटेंड करवा सकते हो, एक्सटेंड करवा सकते हो 60 डेज तक के लिए। एलएलपी एक्ट में एक्सटेंशन नहीं पॉसिबल, एक्सटेंशन सिर्फ कंपनीज एक्ट में पॉसिबल है। एक्सटेंशन कंपनीज एक्ट में कितनी देर तक के लिए करवा सकते हैं, 60 डेज। ये हमारा पहला काम हो गया, पहला स्टेप पूरा हो गया। ठीक है ना, सेकेंड स्टेप, सेक्शन नंबर 11, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। अब इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में हमने दो चीजें पढ़नी है, कि एक तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट का कंटेंट क्या होगा और इसके साथ एक स्टेटमेंट अटैच करनी है। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या कुछ बताना है एंड उसके साथ हम एक स्टेटमेंट अटैच करेंगे। क्या कुछ बताना है हमें, एनआरओ। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में हम एलएलपी का नाम बताएंगे, एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस बताएंगे,
एंड उसका, अब सबको के पास अपना एनआरओ नंबर है ना, वैसे उसी से ही याद किया हमने। अब अपना नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑब्जेक्टिव, ये तीनों चीजें बताएंगे। पार्टनर्स का नाम और एड्रेस, पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स दोनों का नाम एंड एड्रेस, और जो भी और इंफॉर्मेशन उस फॉर्म में होगी वो सारी इंफॉर्मेशन देंगे। तो इस फॉर्म का नेम है, फॉर्म नेम इज फिलिप। जैसे कंपनी बनाने के लिए जो फॉर्म है उसका नाम है स्पाइस, सबने सुना हुआ होगा ना पहले वर्ड, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी लिखने। बिल्कुल वैसे ही एलएलपी में जो नाम डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन फिल होती है उस फॉर्म का नाम जो है आरओसी ने प्रेस्क्राइब किया हुआ है, दैट फॉर्म नेम इज फिलिप। मुझे फुल फॉर्म नहीं याद, मैं बता दूंगी बाद में, देख। ये सारा कुछ हम बताएंगे, इसके साथ हम एक स्टेटमेंट अटैच करेंगे। इस स्टेटमेंट में हम ये बताएंगे दैट ऑल रिक्वायरमेंट हैज बीन मेट। मेरी एक बात सुनो ध्यान से, एक चीज होती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सबने एचडीआई वर्ड तो सुना हुआ होगा, सुना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हर कंट्री एस्पायर करती है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारी रैंकिंग अच्छी हो, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस इशू करता है और इंडिया बिलो एवरेज उसमें रैंक करता है, और हर कंट्री एस्पायर करती है कि हमारा रैंक अच्छा हो। वैसे ही ना एक इंडेक्स पब्लिश होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। इस इंडेक्स में ये लिखा जाता है, लिस्ट बनाई जाती है कि कौन सी कंट्री में बिजनेस करना आसान है, ठीक है। इंडिया इसमें भी बहुत पुअर परफॉर्म करता है, इनफैक्ट इसमें एचडीआई से भी पुअर परफॉर्म करता है, ऑलमोस्ट लास्ट कंट्रीज में आता है। इंडिया में बिजनेस करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हर स्टेट के अलग अलग लॉज है। मान लो कोई एमएनसी आ रही है, लेट्स से यूएसए टेस्ला कंपनी आई, उसे ये थोड़ी है कि सिर्फ मुझे इंडिया के लॉ को समझना है, हर स्टेट का ही अलग लॉ है। और अभी तो शुक्र है जीएसटी आ गया। जीएसटी जब सर ने पढ़ाया होगा तो सर ने बताया होगा कि जीएसटी नेशन, पूरे नेशन में सेम टैक्स है। जब जीएसटी आया था तो एक्चुअली न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स में बड़ा बड़ा ये लिखा हुआ था, वन नेशन वन टैक्स, है ना। तो जीएसटी से पहले तो तुम पेट्रोल अगर यहाँ से खरीद रहे हो अलग रेट है, किसी और स्टेट से खरीद रहे हो अलग रेट है, सब जगह सारे आइटम्स का रेट ही अलग अलग था। तो ऐसे ही इंडिया में 10 जगह फॉर्म फिल करने जाने हैं, इतनी करप्शन है, सारे फॉर्म्स फिजिकली फिल होंगे, हर स्टेट की लैंग्वेज अलग अलग है। इन सारे रीजंस की वजह से इंडिया में बिजनेस करना बहुत मुश्किल है। अब गवर्नमेंट इस काम को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती है, क्योंकि अगर हम इस इंडेक्स में बेटर परफॉर्म करेंगे तभी तो लोग हमारी कंट्री को चूज करेंगे, नहीं तो वो शायद इंडिया को चाइना जाके बिजनेस करेंगे। हाँ, मान लो कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टर है, उसके पास 100 करोड़ रुपए हैं, अब वो सोच रहा है मैं बिजनेस फैक्ट्री कहाँ पे एस्टेब्लिश करूं। अगर उसे इस इंडेक्स से पता चले कि इंडिया तो बहुत बुरा परफॉर्म करता है, इंडिया में बिजनेस करना तो बहुत मुश्किल है, तो वो शायद चूज करेगा मुझे यहाँ की बजाय जापान में बिजनेस करना चाहिए, चाइना में करना चाहिए। वी वांट टू परफॉर्म बेटर हियर। तो गवर्नमेंट ने बोला कि कंपनी बनाना बहुत आसान होगा, एलएलपी बनाना बहुत आसान होगा। जेन्युइनली जिस दिन आप डॉक्यूमेंट फाइल करते हो उसके 14 दिन में कंपनी एलएलपी बन जाती है। इट इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस कंपैरेटिव टू पास्ट। पहले 4-5 महीने लग जाते थे। अब आपको कहीं पे भी फिजिकली जाने की जरूरत ही नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली फाइल हो जाते हैं। इसलिए जब हम एलएलपी के फीचर्स को पढ़ते हैं वो स्पेशली हमें ये बताते हैं कि यहाँ पे ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगी, कि आपको कहीं पे फिजिकली जाने की जरूरत ही नहीं है। वो किस वजह से बता रहे हैं हमें, हमें तो वो छोटी सी बात लग रही है कि ये कोई फीचर है, पर वो बड़ी बात क्यों है, क्योंकि उससे गवर्नमेंट क्या प्रमोट कर रही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। वैसे ही कहते, मान लो आपने अपने सारे फॉर्म फाइल कर दिए, तो जब आपने सारे फॉर्म फाइल कर दिए 14 डेज के अंदर अंदर आपको लाइसेंस मिल जाए। अब 14 डेज के अंदर लाइसेंस देना है तो चेक कौन करेगा कि जो फॉर्म है वो सही है या नहीं। तो उन्होंने रूल ये बनाया कि जब आप डॉक्यूमेंट्स फाइल करवाओगे आप इसे पहले से ही चेक करवा के आओ, ठीक है। चेक कौन करेगा, इसे चेक करेगा कोई भी एक सब्सक्राइबर, एलएलपी का कोई भी पार्टनर साइन कर दे कि मैंने चेक कर लिया है, सारे रूल पूरे हो गए। तो अगर 5 लोग मिलके एलएलपी बना रहे हैं,
एक पर्सन सिग्नेचर करेगा और साथ में डिक्लेरेशन देगा कि मैंने चेक कर लिया है, सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई, ठीक है। एंड कोई भी प्रोफेशनल प्रोफेशनल कौन कौन अलाउड है? ये CS, CMA या एडवोकेट, ये दोनों लोग स्टेटमेंट देंगे। आसान है, अब सब समझ आया है, हर चीज की इंपॉर्टेंस समझ आई है, ठीक है। थर्ड स्टेप है विद इन 14 days of filing to ROC, ROC shall issue COI। ये जो COI है, ये सफिशिएंट एविडेंस है that all requirement of the act has been complied। सफिशिएंट के साथ ही एक, सॉरी एक इंपॉर्टेंट वर्ड मिस हो गया, कंक्लूसिव एविडेंस, ये साथ में ये भी लिख लेना, कंक्लूसिव एविडेंस है। वेरी गुड तानिश, क्लियर है भाई सबको? अब बच्चे, ये कंक्लूसिव एविडेंस वर्ड का मतलब क्या है? लेट्स से एक LLP में दो पार्टनर्स ने अप्लाई किया, A और B, एंड जो B है उसकी एज है 16 years। ROC से गलती हो गई, ROC को पता नहीं चला, एंड ROC ने गलती से COI इशू कर दिया, उसमें LLP भी लिख लिया। अब ये LLP बिजनेस कर रही है, कुछ सालों के बाद इनके बिजनेस में लॉस हो गया। तो जब बिजनेस में लॉस हुआ तो पता चला कि कोई फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड के लिए अब वो कहते हैं कि दोनों पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। तो जो B है वो कहता नहीं, मेरी लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड नहीं होगी, कि ये तो LLP वैलिड नहीं है। कहते हैं LLP की लाइबिलिटी नहीं है, LLP इज नॉट वैलिड। ये LLP वैलिड है या नहीं है? है या नहीं LLP वैलिड? इट इज वैलिड। जब एक बार COI इशू हो गया, इससे दुनिया में कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकता। हम ये मान के चलेंगे कि सारा कुछ हो गया है, ठीक है। बच्चे, मान लो हम इस LLP के साथ बिजनेस करने गए, मान लो मैं किसी को चेक करना चाहती हूँ, तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती हूँ? उसे बोलूंगी गवर्नमेंट का प्रूफ दिखाओ। उसने मुझे COI दिखा दिया, गवर्नमेंट का लाइसेंस दिखा दिया, तो उस COI से पता चल गया कि LLP वैलिड है। मैंने इस भरोसे उसके साथ बिजनेस कर लिया। अब बाद में गवर्नमेंट बोले नहीं हमसे गलती हो गई, ये सर्टिफिकेट वैलिड नहीं, तो क्या कोई बात बनेगी? कहते कोई भी तुमसे पाप हुए थे सर्टिफिकेट देने से पहले, सारे बोल। LLP तो क्या है? वैलिड है। जब एक बार COI मिल गया, इस चीज को कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकता। समझ आई है मेरी बात? ये जो मैंने केस बताया है सच में केस हुआ, ठीक है। एक और ऐसा ही क्वेश्चन बताती हूँ, केस बताती हूँ। जैसे कि मान लो एक LLP ने डॉक्यूमेंट्स फाइल किए 10 November 25। LLP के एक पार्टनर ने, X ने, एक अग्रीमेंट किया था 10 July 25। LLP के सर्टिफिकेट पे गलती से डेट लिखी गई 10 January 2025। क्या
अब जो एक्स है वो ये कह रहा है कि ये अग्रीमेंट मैंने एलएलपी के लिए किया है, पर रियलिटी में क्या एलएलपी उस दिन एग्जिस्ट करती थी? नहीं, क्योंकि एलएलपी के डॉक्यूमेंट से कब फाइल हुए हैं? 10 नवंबर। पर जब हम सीओआई पे देख रहे हैं तो सीओआई पे क्या दिख रहा है कि एलएलपी कब बनी है? 10 जनवरी। तो क्या हम इस डॉक्यूमेंट को चैलेंज कर सकते हैं कि ये गलत है? ये अग्रीमेंट क्या बन जाएगा? वैलिड बन जाएगा। जब एक बार सीओआई मिल गया, इट इज अनक्वेश्चनेबल, इट इज कंक्लूड हो गया, फाइनल डिसीजन ही हो गया, इसे क्वेश्चन ही नहीं किया जा सकता। तो आप सिर्फ इसके साथ एक वर्ड लिख लो, अनक्वेश्चनेबल। सीओआई इज अनक्वेश्चनेबल। जो सीओआई है वो अनक्वेश्चनेबल है, उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अब शायद कुछ बच्चों को ये लगेगा कि मैम ये तो ऐसे तो लोग फ्रॉड ही करते रहेंगे, कि ये तो फ्रॉड ही हो गया कि एक माइनर को पार्टनर बना दिया, ये भी फ्रॉड ही हो गया। तो बच्चे, हाँ शायद फ्रॉड हुआ है, शायद गलती हुई है, उसके लिए आरओसी को पुनिश किया, जो रजिस्ट्रार होगा उसको पुनिश किया जाएगा, वो अलग बात है। पर थर्ड पार्टी को तो प्रोटेक्शन मिल रही है ना। ठीक है। पहले तो, अब ये गलतियां होती नहीं, ये गलतियां पहले होती थी, अब तो हर चीज में सॉफ्टवेयर यूज होता है। जब मैन्युअली काम होता था तब ऐसी केसेस बहुत आते थे, ऐसी गलतियां बहुत होती थी। मैंने जो दोनों एग्जांपल्स दी, दोनों एग्जांपल्स कंपनीज एक्ट 1956 की हैं, वो एलएलपी एक्ट की एग्जांपल्स ही नहीं है, कंपनी में ऐसे केस हुए हैं। बट क्वेश्चन इसमें भी बन सकता है, तो इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया कि जो सीओआई है उसे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। हाँ शायद किसी पर्सन ने फ्रॉड किया है या किसी की गलती है, तो उस ऑफिसर को पुनिश किया जाएगा, उस पर्सन की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो सकती है। बट पॉइंट है, थर्ड पार्टी की नजरों में सीओआई क्या है? अनक्वेश्चनेबल है, वो फाइनल। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है। सेक्शन नंबर 4 क्या बताता है कि पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन नंबर 5 में हमने ये पढ़ा, पार्टनर बनने के लिए कौन कौन एलिजिबल है, वो चार्ट आपके दिमाग में ओपन करो। इंडिविजुअल, बॉडी कॉर्पोरेट, दोनों एलिजिबल है। इंडिविजुअल इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। फिर सेक्शन नंबर 6, मिनिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए। ऐसे अगर तुम मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहे हो तो बफर टाइम कितना मिलता है? 6 मंथ्स। उसके बाद के जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उसके लिए तुम पर्सनली लायबल हो। सेक्शन नंबर 7 और 8 में हमने सब कुछ पढ़ा डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में। डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए कौन इंडिविजुअल एलिजिबल है, इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट का नॉमिनी। कैसे बनता है डेजिग्नेटेड पार्टनर? चाहे तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में आप उसका नाम बताओ, नहीं तो सारे पार्टनर्स को ही हम डेजिग्नेटेड पार्टनर बना लेंगे। और फॉलो करो आप एलएलपी एग्रीमेंट को, किसी को भी बनाने के लिए या फिर रिमूव करने के लिए, दोनों केसेस में 30 डेज के अंदर अंदर हमें आरओसी को बताना है, उस पर्सन का प्रायर रिटर्न कंसेंट लेना है। ये सारे पॉइंट्स पढ़े। देन हम लोगों ने पढ़ा डेजिग्नेटेड पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये कॉन्सेप्ट बनाया ही क्यों गया, वो लायबल है इस एक्ट की सारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, और कहीं पे भी कोई लायबिलिटी होगी तो उसकी पेनल्टी भी उसी पर्सन की आएगी, डेजिग्नेटेड पार्टनर की आएगी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आया कि एलएलपी बनती कैसे है। तो अगर हमें ये एक्सप्लेन करना हो एलएलपी बनती कैसे है, हम 3 सेक्शंस की हेल्प लेंगे। पहले हम ये बताएंगे सेक्शन 15 में कि नेम के क्या रूल्स हैं, फिर बताएंगे सेक्शन 11 में के इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट क्या होता है, फिर बताएंगे सेक्शन 12 में कि फाइनली एलएलपी बन गई। तो सबसे पहले नेम का सफिक्स होना चाहिए, नेम किसी के साथ आइडेंटिकल ना हो, गवर्नमेंट के ओपिनियन में अनडिजायरेबल ना। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में एक तो हमने याद करना है क्या क्या कंटेंट है और उसके साथ कौन सी स्टेटमेंट लगानी है। उसका कंटेंट क्या क्या है? नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑब्जेक्टिव, पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर का नेम एंड एड्रेस, एंड उसके साथ स्टेटमेंट पे कौन कौन साइन करता है। स्टेटमेंट में हम ये बताते हैं कि सारे रूल पूरे हो गए। इस स्टेटमेंट के ऊपर कौन कौन साइन करता है? कोई भी एक सब्सक्राइबर भी कर सकता है या फिर कोई प्रोफेशनल भी कर सकता है, सीए, सीएस, सीएमए, एडवोकेट, कोई भी पर्सन एलिजिबल है। उसके 14 डेज के अंदर अंदर आपको आरओसी से लेटर मिल जाए। ठीक है जी, आई होप सब अच्छे से क्लियर है। अब एक स्टूडेंट का डाउट था, थर्ड पॉइंट। तो बच्चे, अगर आपने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन दे दी, लेट्स से किसी पर्सन ने फेक पैन कार्ड अटैच कर दी, या फिर उसने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दे दी विच ही डजंट बिलीव इट टू बी ट्रू, कहता नहीं मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया, पर मुझे पता ही नहीं था ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, मेरे अकॉर्डिंग मैं तो एलिजिबल था पार्टनर बनने के लिए, मुझे पता ही नहीं था मैं एलिजिबल नहीं हूँ। कहते हैं अगर तुम्हें नहीं पता तुम्हें साइन नहीं करना चाहिए। दोनों केसेस में ही आपको पुनिश किया जा सकता है, हम कोई भी पेनल्टीज याद नहीं करेंगे। ठीक है। पूरे एक्ट में बहुत जगह पेनल्टीज आएंगी,
हर चैप्टर में कम से कम 3-3 4-4 बार पेनल्टीज आएंगी, कंपनीज एक्ट भरा हुआ है पेनल्टीज से। इट इज नॉट पॉसिबल टू मेमोराइज ऑल ऑफ दीज। जो जो आईसीआई की बुक में पेनल्टीज आ रही होंगी या जो अमेंडमेंट्स में नई पेनल्टीज आएंगी, हम सिर्फ वो एंड में याद करेंगे, अदरवाइज हम टॉपिक पढ़ते हुए कोई भी पेनल्टी याद। ठीक है। हाँ जी। another 2 minutes. Section number 13 and subscriber and दोनों करेंगे, मैंने एंड ही लिखवाया है। एंड लिखवाया है। एक सब्सक्राइबर और एक प्रोफेशनल। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 13 कहते हैं हर एलएलपी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। हर चीज का क्यों जानना जरूरी है। जैसे हमने ये याद किया कि डेजिग्नेटेड पार्टनर क्यों चाहिए, वैसे ही हम समझेंगे कि क्यों चाहिए हमें रजिस्टर्ड ऑफिस। तो जो भी हमने नोटिस भेजने हैं, जो भी कम्युनिकेशन भेजना है एलएलपी को, उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पे भेजा जाए। कैसे भेज सकते हो, कहते हैं कोई भी अगर आपने डॉक्यूमेंट भेजना है रजिस्टर्ड ऑफिस पे या एलएलपी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे या उसके पार्टनर को या डेजिग्नेटेड पार्टनर को, चाहे आप पोस्ट कर दो, चाहे रजिस्टर्ड पोस्ट कर दो, या जो भी तरीका गवर्नमेंट अलाउ करेगी उस तरीके से आप भेज सकते हो। अगर आपने रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर लिया तो आपको आरओसी को इन्फॉर्म करना है। ठीक है। सेक्शन नंबर 14 जब एलएलपी बन गई तो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर का क्वेश्चन ही बनता है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता, बट इंपॉर्टेंट है। सीओआई मिलने का मतलब क्या है, तो आपने लिखना है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। जो पॉइंट्स हमने आर्टिफिशियल लीगल पर्सन में याद किए थे वो सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। सीओआई मिलने का मतलब क्या है कि एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बन गया। अब वो क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वो किसी को स्यू कर सकता है, कोई और भी उसे स्यू कर सकता है, वो सारे काम कर सकता है जो कि किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को अलाउड है। वो प्रॉपर्टी भी एक्वायर कर सकता है, और अगर वो चाहे तो उसके पास क्या वो रख सकता है, कॉमन से। क्लियर है जी। पक्का आसान है। एक क्वेश्चन करते हैं। राइटिंग प्रैक्टिस, एमसीक्यूज बहुत सारे हो गए। लेट्स डू राइटिंग प्रैक्टिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेट्स सी कौन सही आंसर करता है। क्वेश्चन नंबर 5। इरेजर हैंड्स जो भी अटेम्प्ट करना चाहता है। आंसर सबको ये लगता है, नाम नहीं चेंज करना पड़ेगा। नीरज, ये करना पड़ेगा। वो वर्धमान है, वो वर्धमान है। तो रिजेंबल भी नहीं करना चाहिए, आइडेंटिकल भी नहीं होना चाहिए, और रिजेंबल भी नहीं करना चाहिए। रिजेंबल करना भी नहीं अलाउड है। पार्टनरशिप फॉर्म है। क्या रीजन है दीदी। पार्टनरशिप फॉर्म है ना। आपका नाम किसके साथ रिजेंबल नहीं करना चाहिए, किसी और कंपनी के साथ, किसी और एलएलपी के साथ, किसी के ट्रेडमार्क के साथ। आपका नाम किससे मैच कर रहा है, तो अलाउड ही। ठीक है। अब देखो इसका रीजन भी होगा कोई ना कोई। ये रूल क्यों बनाया कि पार्टनरशिप फर्म के साथ धक्का ही कर लो, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म को कौन सा रजिस्टर कराना जरूरी है। कोई भी उठ के बोल देगा मेरी ये पार्टनरशिप फर्म है, कहता मैंने रजिस्टर नहीं करवाई हुई पर मेरी पार्टनरशिप फर्म है। तो जो चीज रजिस्टर हो सकती है उसी की डॉक्यूमेंटेशन को चेक कर सकते हैं, उसी के साथ ही कंप्लायंस कर सकते हैं। जब पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर ही नहीं हो सकती उसके साथ कैसे कंप्लायंस कर सकते हैं। समझ आइए ना बात सबको। ठीक है, चलो मेरे साथ लिखो अब ये आंसर हमें लिखना कैसे। चाहे रजिस्टर्ड हो। बच्चे अभी आपने देखो सेक्शन 15 के चार्ट में क्या लिखा, आपका नाम किसके साथ मैच नहीं करना चाहिए, किसी और कंपनी, एलएलपी या ट्रेडमार्क। ठीक है।
मैं क्वेश्चन नंबर बता दूं ताकि आप रिवीजन के टाइम भी इसे रेफर कर सको। आपके बुक में क्वेश्चन नंबर क्या है? आपकी बुक में है ये क्वेश्चन नंबर 5। जब भी आपको आपकी बुक मिल जाएगी, क्वेश्चन नंबर 5। सेक्शन 15, नेम ऑफ एलएलपी। हमेशा अपने आंसर का एक टाइटल देंगे, ठीक है? क्वेश्चन पढ़ के, केस स्टडी पढ़ के देखो भाई मेन कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, एंड कैच अटेंशन ऑफ द एग्जामिनर के इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मेन चीज ये है। पॉइंट्स में हम बताएंगे दैट एज पर एलएलपी एक्ट 2008, a LLP's name shall not be identical with or resembles any other company, LLP or trademark. एलएलपी एक्ट के अकॉर्डिंग एलएलपी का नाम आइडेंटिकल भी नहीं होना चाहिए, रिसेंबल भी नहीं होना करना चाहिए किसी भी कंपनी, एलएलपी या ट्रेडमार्क के साथ, ठीक है? 10, a LLP may have a name similar to partnership firm, लॉ अच्छे से एक्सप्लेन किया। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन में क्या कुछ बताया गया। वर्धमान स्टील एलएलपी बनी थी सितंबर में 23 में। एक पार्टनर है वर्धमान स्टील कंपनी से। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में उसने बोला कि 1 जनवरी 2000 से उसने आरओसी को रिक्वेस्ट किया हुआ है that as the name of LLP is nearly resemble with the name of already registered partnership firm, name should be changed. तो मैं वर्धमान स्टील एलएलपी आपसे एडवाइस देने आई है, क्या वो लायबल है टू चेंज इट्स नेम? ठीक है, तो हम इसी के साथ लिंक करके बताएंगे उन्हें। इन द करंट केस, the name of LLP resembles with a registered partnership firm. This is legally tenable. Hence, Vardhaman Steel LLP need not change its name. पेपर क्योंकि लेंदी होता है तो हम लोग फैक्ट्स ऑफ द केस नहीं लिखेंगे, हम लॉ लिखेंगे और डायरेक्टली कंक्लूजन लिखेंगे। और कंक्लूजन को अंडरलाइन बस जरूर करें। लॉ अच्छे से एक्सप्लेन करो, जितना ज्यादा लॉ लिखोगे उतने ज्यादा नंबर आएंगे। क्या, लॉ अच्छे से एक्सप्लेन करो और फिर आपका कंक्लूजन सही होना चाहिए। राइट है जी? ओके, आई एम सेंडिंग यू होमवर्क क्वेश्चंस, वो सब अटेम्प्ट करके आए। बाय, टेक केयर, और अच्छे से रिवाइज करके भी आना है।